हेलो दोस्तों, अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हुए हैं जिसका नाम है द न्यूज़ पल्स या कहें यूपीएससी न्यूज़ पल्स। यहाँ पर यूपीएससी से संबंधित जिन खबरों को हम समझेंगे उस खबर की नब्ज़ को पकड़ करके आपके सामने पेश करेंगे। राजनीतिक घटनाक्रमों के बारे में हम अक्सर पढ़ते रहते हैं और वो घटनाक्रम एक क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ते रहते हैं। हाल ही में एक ऐसा ही राजनीतिक घटनाक्रम आगे बढ़ा है जहां पर अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री के पद पर तैनात किया गया है या उनको शपथ दिलाई गई है। अब एक पद आता है उप मुख्यमंत्री का, एक और पद हमको सुनने को मिलता है उप प्रधानमंत्री का। अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे कि उप मुख्यमंत्री का पद संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है या उप प्रधानमंत्री का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो हो सकता है आपका उत्तर गलत हो जाए, और अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो हो सकता है आप इसका उत्तर दे पाएँ। अगर कोई ये पूछे कि मुख्यमंत्री कहाँ पर वर्णित है या प्रधानमंत्री कहाँ पर वर्णित है, तो ये तो आप बता लेंगे, लेकिन जहाँ पर ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की डिमांड होती है वो अक्सर हम मिस कर जाते हैं। तो आज का टॉपिक है उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति पर क्या कहता है संविधान। तो उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो जानेंगे ही, साथ ही उप प्रधानमंत्री पर भी बात करेंगे और अभी तक किस तरह से नियुक्तियां हुई हैं और संविधान इसकी परिभाषा किस तरह से बताता है। एक और बात इसमें जानने वाली ये भी है कि अगर आप पिछले प्रश्न पत्रों को उठा करके देखते हैं, जैसे अगर हम उदाहरण लें विधानसभा का, तो विधानसभा को लेकर के हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन जब विधान परिषद की बात आती है तो उसकी गठन, उसकी संरचना को लेकर के हो सकता है आप कुछ पॉइंट को मिस कर जाएं। तो ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ों को हम कवर करने का प्रयास करेंगे खबरों के माध्यम से। खबर है अजीत पवार टेक्स ओथ एज महाराष्ट्र डेप्यूटी सीएम, अ लुक एट द पोस्ट इट्स हिस्ट्री। तो क्या है ये पद, क्या इसका इतिहास है, कितनी पावर है, कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, इन बातों को देखेंगे। तो चूंकि महाराष्ट्र का घटनाक्रम एक लंबे समय से आप लोग देखते आए हैं, जहाँ पर पहले उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, शिवसेना के अध्यक्ष के रूप में थे, उसके बाद घटनाक्रम बदला, एकनाथ शिंदे आए और उसी सरकार में देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे, और अब हाल ही में घटनाक्रम थोड़ा सा और बदला है जहां पर अजीत पवार ने भी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है या लेने जा रहे हैं, दोनों ही बातें। तो भाजपा शिवसेना का जो गठबंधन है, और ये शिवसेना कौन सी है, एकनाथ शिंदे वाली, तो इस सरकार में अब वे शामिल होने वाले हैं। वो अभी के समय एनसीपी के नेता हैं, और एनसीपी का मतलब है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। हालांकि एक क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय दल के रूप में शामिल है, तो आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। इसका गठन शरद पवार जी ने किया था और अब अजीत पवार यहाँ शामिल हुए हैं, और ऐसा भी माना जा रहा है कि वे कुछ विधायकों के साथ अपनी पार्टी की पार्टी लाइन से इतर यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं या इस पद के लिए शामिल हुए हैं। ये तो हुई पॉलिटिकल घटनाक्रम की बात, जो हमारे लिए जानना उतना आवश्यक नहीं है जितना आवश्यक संवैधानिक प्रावधानों को समझना है और उन पदों को समझना है जिन पर नियुक्तियां की जाती हैं या जो एक देश के अंतर्गत, एक राज्य के अंतर्गत प्रशासन को संभालने में और देश को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अजीत पवार इससे पहले 2019 में राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं, जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, और अभी के समय में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, और दोनों ही लोग उप मुख्यमंत्री के रूप में तैनात हैं। तो उप मुख्यमंत्री का जो इतिहास है या भारतीय राजनीति की अगर हम विशेषता को देखें तो इसमें ऐसे घटनाक्रम अक्सर होते रहे हैं। राजनीतिक विशेषताओं में ये बात भी शामिल है कि जब भी राजनीतिक उथल पुथल का दौर आता है या सरकारों के बीच में, या हम कहें कि उन चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच में सत्ता का संघर्ष शुरू होता है, या उतने प्रतिनिधि उनके पास नहीं उपलब्ध हो पाते या नहीं जीत करके आ पाते जितने किसी सरकार के गठन में आवश्यक होते हैं, तब बनती है सांठगांठ की सरकार। और ऐसे ही सांठगांठ की सरकारों के दौरान इस तरह की बात शामिल होती है कि अगले व्यक्ति को भी सत्ता में या उसके समर्थक दल के व्यक्ति को सत्ता में पावर चाहिए या उतना पद चाहिए। वहाँ से ही अक्सर ऐसे राजनीतिक समझौते निकल करके आते हैं जहाँ हमें कुछ ऐसे पदों का गठन दिखाई देता है जो अपने आप में सांकेतिक भले ही हों लेकिन अपने आप में महत्वपूर्ण तो हैं ही। तो अक्सर गठबंधन सरकारों के गठन के बाद ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो एक उदाहरण है छत्तीसगढ़ का, जहाँ पर टी.एस. सिंहदेव को इस तरह की शपथ दिलाई गई है और भूपेश बघेल के साथ जो उनके मतभेद चल रहे थे उनको दूर करने के लिए इस तरह के घटनाक्रम को जोड़ा है। ठीक है,
अब आते हैं डिप्टी सीएम के पद पर। पद से जुड़े हुए कई सारे लोगों की बात हो गई, कुछ की अभी बात में कर लेंगे। ये पद कहता क्या है, कैसे वर्णित है? तो संविधान का अनुच्छेद 163(1), इसको नोट कर लीजिए। 163(1) क्या कहता है कि राज्यपाल को उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होगी। यानी मुख्यमंत्री की बात आ गई, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, यानी उस मंत्री परिषद का नेतृत्व मुख्यमंत्री करेंगे और मंत्री परिषद शामिल होगी। अनुच्छेद 164 कहता है कि मंत्रियों के बारे में और जो प्रावधान होंगे शामिल किए जाएंगे। और 164(1) बताता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। अब आपको इतनी बातों में कहीं पर भी उप मुख्यमंत्री लिखा हुआ नहीं दिखा होगा। अभी हम संविधान का मूल टेक्स्ट भी पढ़ेंगे, तो हम कहें कि डिप्टी सीएम का जो पद है वो कैबिनेट मंत्री के बराबर हो सकता है, मान सकते हैं इसको। दूसरा, कैबिनेट मंत्री के समान वेतन और सुविधाएं इनको मिलती ही हैं, तो लगभग वही बात है। लेकिन चूंकि सांकेतिक है और सत्ता के, हमने अभी जो पीछे चर्चा की कि कब इस तरह के पदों का गठन आपको ज़्यादा दिखाई देगा, वो होता है। अब आते हैं मूल टेक्स्ट पर कि संविधान में इन बातों को किस तरह से लिखा गया है। चूंकि हमने एक स्लाइड पहले इसलिए देखी कि एक आसान भाषा में उसको समझ सकें, लेकिन यकीन मानिए संविधान को पढ़ना भी आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक होगा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेने के बाद। तो अनुच्छेद 143 यानी मंत्री परिषद के अंतर्गत अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद गठित होगी। और इसकी भाषा थोड़ी सी आपको जटिल लग सकती है, तो जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों को या उनमें से किसी को अपने विवेक के अनुसार करे, उन बातों को छोड़ करके राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। वही बात जो हमने पहले आसान भाषा में कर ली थी वो यहाँ इस तरह से दी हुई है। लेकिन वही बात है कि यहाँ पर और भी बातें हैं कि इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी है, और यदि दी है तो क्या दी है। 164 पर आते हैं मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। और मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। ये स्टेटमेंट लिख करके आ जाएगा, फिर आप कंफ्यूज होंगे कि हम जो मुख्यमंत्री हैं या बाकी मंत्री हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत आते हैं या नहीं। कुछ राज्यों को लेकर के विशेष प्रावधान शामिल किए गए हैं, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा, इन राज्यों में जनजातियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए जनजाति से कल्याण से संबंधित मंत्री के गठन किए जाने या उनके पद को यहाँ शामिल किए जाने की भी बात कही गई है। और अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण या किसी अन्य कार्य का भार साधक भी हो सकेगा, ऐसी बात लिखी गई है कि जो पिछड़े वर्ग हैं या ऐसे वर्ग हैं जो समाज के हाशिए पर हैं, उनको आगे लाने के लिए खास तौर से एक मंत्रालय या मंत्री का यहाँ पर नियुक्ति की जाए। तो किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 15% वाला सवाल याद रखिएगा, पहले कई बार पूछा जा चुका है, फिर से पूछा जा सकता है। परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम भी नहीं होगी। याद रखिएगा, दोनों ही बातें लिख दी गई हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देश में वर्तमान स्थिति क्या है? देश के अंतर्गत 12 राज्यों में अभी के समय डिप्टी सीएम के पद पर लोगों को नियुक्त किया गया है। और जैसे उदाहरण देखें तो कर्नाटक में डीके शिव कुमार अभी हाल ही में चुनाव हुए थे, तो वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए एक सीनियर व्यक्ति पहले से मौजूद थे, उनको बनाया गया, उसके बाद उनको उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया। इसी तरह छत्तीसगढ़ में हमने चर्चा कर ली, टीएस सिंहदेव। बिहार और हरियाणा में देखेंगे तो बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, हरियाणा में दुष्यंत चौटाला हैं, यूपी में केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक है, जबकि कुछ समय पहले केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा मौजूद थे। अब दिनेश शर्मा की जगह ब्रजेश पाठक आ गए हैं इस बार के सरकार के गठन में। हिमाचल प्रदेश में मुकेश अग्निहोत्री हैं और पूर्वोत्तर के बाकी 4 राज्यों में डिप्टी सीएम हैं और अन्य राज्यों में भी मौजूद है। कुल 12 राज्यों की बात की गई है। इस पद का अगर हम इतिहास देखें तो हमें दिखाई देता है कि अनुग्रह नारायण सिन्हा भारत में पहले डिप्टी सीएम रहे हैं और
उनके बाद ये श्रृंखला आगे चलती गई है, या फिर हम कहें इस पद पर लोग तैनात होते गए हैं। 1957 में उनकी मृत्यु होती है और मृत्यु तक वे इस पद पर रहते हैं। इसके अलावा 1967 में देखें तो कर्पूरी ठाकुर का नाम आता है, जो बिहार के दूसरे डिप्टी सीएम रहे हैं। जगदेव प्रसाद और राम जयपाल सिंह यादव भी रहे हैं। बिहार के अंतर्गत ही भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी लंबे समय तक डिप्टी सीएम के पद पर रहे हैं, और अभी के समय तेजस्वी यादव जी का नाम आता है। अगला है डिप्टी सीएम के पद के लिए अगर उत्तर प्रदेश राज्य को देखें तो यहाँ पर 1967 में भारतीय जनसंघ के अंतर्गत राम प्रकाश गुप्ता रहे हैं। मतलब नामों की सूची बहुत लंबी हो सकती है, हर राज्य के अंतर्गत कुछ नाम आ सकते हैं। कुछ का उदाहरण आपको दे रहे हैं, कुछ नाम आपके सामने आ रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि कौन कौन से लोग किस किस समय के अंतराल में रहे हैं। 1969 में देखें तो कमलापति त्रिपाठी रहे हैं। 2017 के अंतर्गत हमने अभी चर्चा की कि केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा रहे हैं, और 2022 में दिनेश शर्मा की जगह ब्रजेश पाठक आ गए हैं। अपने आप में पद का महत्व ये भी है कि एक राजनीतिक प्रतिनिधित्व है, जहाँ पर सरकारों के गठन के लिए बहुत आवश्यक इसको हम मान सकते हैं। दूसरा, अगर देखें भारत के अंतर्गत उप प्रधानमंत्री के पद का गठन भी एक समय तक दिखाई देता रहा है। हालांकि वर्तमान समय में या पिछले कुछ वर्षों में हमने उप प्रधानमंत्री के पद पर किसी को आसीन नहीं देखा। लेकिन अगर बात की ही जाए तो जब से देश आज़ाद हुआ है 1947 के बाद से इस पद पर हमें पहली ही नियुक्ति दिखाई देती है, जहां पर प्रधानमंत्री के पद के रूप में प्रधानमंत्री के लिए जवाहरलाल नेहरू जी का नाम आया है। उसके बाद उप प्रधानमंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी भूमिका निभाई थी। तो ऐसा मान सकते हैं कि शुरुआत के समय में दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण नेता थे, दोनों का ही राजनीतिक प्रभुत्व और देश की जनता के बीच में बहुत बड़ा जन आधार था। फिर भी कई बातों पर वैचारिक मतभेद अक्सर देखा जाता था, या उनके विचारों में कहीं ना कहीं अंतर दिखता था। जहां नेहरू जी का झुकाव थोड़ा समाजवाद की ओर, लिबरल वो ज़्यादा माने जाते हैं, वहीं वल्लभ भाई पटेल को अपने कार्यों को लेकर के मजबूती से दृढ़ निश्चय के रूप में कार्य करने के लिए जाना जाता है। जैसा कि हम उनको आयरन मैन के नाम से भी जानते हैं, देश के अंतर्गत राज्यों के एकीकरण में उनकी भूमिका को जानते हैं। उस समय उनके पद की स्थापना भी इसलिए ही की गई थी कि उनका भी एक नेतृत्व में हाथ रह सके, या उनकी भी क्षमता वो अपनी पूरी कर सके। क्योंकि प्रधानमंत्री का पद चूंकि एक ही है, ऐसे में दूसरा पद क्या हो सकता है ये तय किया गया होगा। उसके बाद से घटनाक्रम आगे बढ़ता है और कई सारे चेहरे आते हैं, जैसे कि मोरारजी देसाई रहे हैं, देवीलाल रहे हैं, या चौधरी चरण सिंह रहे हैं। अब अगर हम उप प्रधानमंत्री के पद को भी संविधान के अंतर्गत देखें तो भाग 5 जो संघ से संबंधित है, ये याद कर लीजिए, मंत्रिपरिषद इसके अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के गठन की बात करता है, जहां पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो अगर ये पूछा जाए संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की चर्चा है, आपको दिखता है अनुच्छेद 74 में बात कही गई है, और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुरूप कार्य करेगा। यहाँ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा, और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। ये बात है। दूसरा, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं होगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, और अगर दी तो क्यों दी। बेसिकली ये अनुच्छेद 74 की पूरी बात है। 75 में आएंगे तो मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध लिखे हुए हैं, यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। यानी ये वैसी ही बात है जैसा राज्यों के स्तर पर अभी हमने पीछे राज्यपाल के द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों को देखा। तो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, यानी यहाँ पर भी 15% वाली बात कह दी गई है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, बेसिक सवाल है जो हमसे पूछ लिए जाते हैं और हम उस पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं रखनी है, दोनों ही चीज़ों को समझ करके चलना है। कुछ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आएंगे, उनको हम जरूर डिस्कस करेंगे। आज का सवाल यहाँ पर सॉल्व करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, भारत के संविधान के तहत किसी राज्य में अधिकतम 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। तो क्या ऐसा है या नहीं है, हमारे डिस्कशन के आधार पर आपको इसका आकलन करना है। संविधान का जो हमने टेक्स्ट पढ़ा वो देखिएगा। संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का कोई उल्लेख नहीं मिलता।
अब आपको बताना है कि इन दोनों ही कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो उत्तर के लिए जो विकल्प हैं आपके सामने हैं, कमेंट सेक्शन में आपको इसका उत्तर लिखना है। देखते हैं कितने लोगों ने सेशन को ठीक से देखा है। आपसे मिलेंगे अगले किसी सेशन में बहुत सारी नई खबरों के साथ, बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। इसके अलावा कुछ ऐसे सरप्राइज़ भी हैं जो हिंदी माध्यम को ध्यान में रखते हुए हम तैयार कर रहे हैं। बहुत जल्द उन्हें लेकर भी आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, पढ़ते रहिए। शुक्रिया।